नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, समास आपने पढ़ा है। समास पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, और एक यौगिक शब्द होते हैं, और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। कौन से? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, तो उस समय यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं? एक तो संधि आता है, और एक समास आता है, और एक उपसर्ग आता है, और एक प्रत्यय आता है। एक प्रत्यय आता है। तो विद्यार्थियों, हमने संधि पढ़ ली है, और उपसर्ग के ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। उपसर्ग के ऊपर भी कक्षा हो चुकी है, और आज पढ़ रहे हैं हम समास के ऊपर। किसके ऊपर? समास पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, जब योग रूढ़ होता है तो योग रूढ़ शब्दों में आते हैं बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। क्या आते हैं? बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे योग रूढ़ में आते हैं। देखो, एक बार मैं इनके बारे में भी बता देता हूं आपको। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं? शब्द या शब्दांशों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आ जाते हैं वापस हम समास के ऊपर। देखिए, जो टॉपिक है विद्यार्थियों, इसका नाम है समास। अगर हम इस समास शब्द का खंड करें तो सम उपसर्ग और आस प्रत्यय से जुड़ा है। कैसे बना समास शब्द? सम और आस से। यहां जो सम का अर्थ लिया गया विद्यार्थियों, वो लिया गया अच्छी तरह, परस्पर या पास से लिया गया। तो सम का मतलब किससे लिया गया? पास लिख सकते हैं हम, या अच्छी तरह। और जो आस शब्द है, इसका अर्थ लिया गया है आना या बैठना होता है। क्या होता है? आना। तो पास आना, समास का अर्थ क्या हो गया? पास आना हो गया शब्द। इस प्रकार समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विद्यार्थियों संक्षिप्त, संक्षेप या छोटा रूप। तो ये जो समास लिखा हुआ है विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या है? संक्षिप्त बोल सकते हैं, छोटा रूप बोल सकते हो आप, या संक्षेप बोल सकते हो। जो समास शब्द है विद्यार्थियों, इसका विलोम शब्द व्यास होता है। देखो, समास का मतलब होता है छोटा रूप, और व्यास का मतलब होता है फैला हुआ रूप। ठीक है। तो समास का विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा विद्यार्थियों? विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द होगा इसका व्यास। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया था आपको, संधि, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि शब्द का विलोम शब्द होता है व्यास। सॉरी, संधि का होता है विग्रह। संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। और समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। संधि का जो फैला हुआ रूप लिखते हैं उसको हम बोलते हैं विच्छेद। क्या बोलते हैं? विच्छेद बोलते हैं। और समास का जो फैला हुआ रूप होता है उसको बोलते हैं विग्रह। तो फैला हुआ रूप आ जाए समास का तो उसको तो विग्रह कहते हैं। और समास के विलोम शब्द की बात करें तो इसका समास का विलोम शब्द होता है व्यास। अगर संधि की बात करें कि संधि का फैला हुआ रूप क्या कहलाता है? तो विच्छेद। और संधि का विलोम शब्द क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं साथियों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, जबकि संधि शब्द का विलोम शब्द विग्रह होता है, ये लिखा हुआ। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। देखिए विद्यार्थियों, समास वहीं होगा जहां पर कम से कम दो पद होंगे। अगर जहां एक पद होता है वहां समास नहीं होता है, कम से कम दो पद होना चाहिए। और द्वंद्व समास में तो तीन पद होते हैं, यानी कि दो से भी अधिक पद प्रयुक्त हो सकते हैं। देखिए, संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्दों के होने पर संधि की स्थिति आने पर उनमें संधि भी हो सकती है। देखो, कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे विद्यार्थियों जिसमें संधि और समास दोनों होंगे। जैसे एक शब्द आपके सामने शीतोष्ण, तो इसका संधि विच्छेद होता है शीत धन उष्ण। यहाँ पे गुण संधि का नियम भी काम कर रहा है। गुण संधि का नियम काम कर रहा है, गुण संधि का नियम काम कर रहा है, और यहाँ समास का काम भी कर रहा है, समास भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। आगे देखते हैं। समास की परिभाषा विद्यार्थियों, समास की जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी है, जो भी परिभाषा आपके समझ में आए उसको देख लेना। ठीक है।
दो या दो से अधिक शब्दों का अपने कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। एक परिभाषा तो ये दे रखी है। अथवा आप दूसरी परिभाषा ये देख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को ही क्या कहते हैं? समास। देखो विद्यार्थियों, अगर किसी शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो उस शब्द को शब्द नहीं कहकर उसे कहते हैं पद। क्या कहते हैं विद्यार्थी? उसे पद कहते हैं, ध्यान रखना। और क्या परिभाषा दे रखी इसकी? जब दो या दो से अधिक शब्द यानी कि पद अपने बीच के विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। और समास को विद्यार्थियों सामासिक शब्द या समस्त पद या समास युक्त पद भी कहते हैं। इसी प्रकार जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर बना। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बताता हूं, उदाहरण बता रहा हूं। जैसे यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला बनेगा क्या? यज्ञशाला बनेगा। आप यज्ञशाला बोलते होंगे, वो अशुद्ध बोलते हैं। ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ है, ध्यान रखना। तो विद्यार्थी ये तो है इसका विग्रह रूप। ये तो कैसा है? समास विग्रह है ये तो। और ये है विद्यार्थी, ये वाला रूप कहलाता है समास। क्या कहलाता है? ये छोटा वाला रूप समास कहलाता है। और इसको अगर आप चाहो तो समास युक्त शब्द भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं इसको? दूसरा नाम क्या मिलेगा इसका? समास युक्त है। देखो जो छोटा वाला रूप है इसको बोलते हैं समास। समास नहीं कहकर इसको क्या कह सकते हैं? समास युक्त पद कह सकते हैं। या फिर इसको कह सकते हो आप सामासिक पद। क्या कह सकते हैं? सामासिक पद कह सकते हैं। और यह कह सकते हो विद्यार्थियों, देखो समास हो गया, समास युक्त पद हो गया, सामासिक पद हो गया, और एक और कहते हैं इसको समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। ये चार नाम याद रखना है ये छोटे वाले रूप के लिए। ये पहला वाला रूप है विद्यार्थियों, इसको तो कहते हैं विग्रह। और जो छोटा वाला रूप है उसको बोलते हैं समास, समास युक्त पद, सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, वापस आ जाते हैं हमारे उदाहरणों पे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था विद्यार्थियों। एक प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनका नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु। उनके द्वारा समास की क्या परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को भी हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, पंडित या आचार्य कामता प्रसाद के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसको देखिएगा। उन्होंने क्या परिभाषा दी है, इसको परिभाषा यहां लिख देता हूं। ये किसकी परिभाषा दी इन्होंने? समास की परिभाषा दी। दो या अधिक शब्दों यानी कि पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समझ गए विद्यार्थियों? ये परिभाषा दी है गुरु कामता प्रसाद के द्वारा, ये परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? तो पद में लुप्त हुए कारक चिन्हों को वापस लगाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे विद्यार्थियों, राजा का पुत्र है, तो इसमें से इस का हमने लोप कर दिया, बचा क्या? राजपुत्र। तो ये राजपुत्र क्या कहलाता है? समास। और ये फैला हुआ रूप क्या कहलाता है विद्यार्थियों? समास विग्रह कहलाता है। तो राजपुत्र में हमने क्या लगा दिया? का, विभक्ति चिन्ह लगा दिया, कारक चिन्ह लगा दिया, इसलिए। और क्या है? किसी सामासिक शब्द को उसके विभक्ति पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को ही समास का विग्रह कहा जाता है। ये समास विग्रह की परिभाषा बता रहा हूं। जैसे विद्यालय एक सामासिक पद है, विद्यालय एक समास है विद्यार्थियों। क्या है? समास है। इसका विग्रह रूप क्या होगा? विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है घर। माता पिता, तो माता पिता का जो विग्रह होता है वो होता है माता और पिता। ये द्वंद्व समास के अनुसार हो रहा है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से समास होते हैं। अब विद्यार्थियों कुछ शब्दावली है, जैसे समास युक्त पद, समस्त पद या सामासिक पद, या इसी को हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं? इसी को समास कहते हैं। जिन पदों को मिलाकर एक पद का रूप दिया जाता है उन्हें एक संक्षिप्त रूप को ही समास युक्त पद, समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र, ये फैला हुआ रूप है, इनका जो संक्षिप्तीकरण है वो क्या है? राजपुत्र। तो ये सामासिक पद कहलाता है, या इसी को समास कह सकते हैं हम।
इसके अलावा विद्यार्थियों समास में कम से कम 2 पद होते हैं विद्यार्थी। कितने पद होते हैं विद्यार्थियों? 2 पद होते हैं। उसमें एक पद तो होता है प्रधान और दूसरा होता है गौण। तो प्रधान पद से क्या तात्पर्य है? यानी कि ऐसा पद या ऐसा खंड जिसके ऊपर अर्थ का मुख्य बल पड़ता हो उसे प्रधान पद कहते हैं, और जिस पर मुख्य बल नहीं पड़ता उसे अप्रधान, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अप्रधान कहते हैं, यानी कि गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण पद कहते हैं। आगे देखिए, संधि और समास में क्या अंतर है? सबसे पहले देखते हैं संधि और समास में क्या अंतर है। एक तरफ संधि लिखा हुआ है, दूसरी तरफ समास लिखा हुआ है। विद्यार्थियों जैसे रसोई घर शब्द है, क्या है? रसोई घर। तो इसका विग्रह रूप क्या होगा? रसोई के लिए, यह तो इसका विग्रह रूप हो गया। लेकिन एक शब्द आया विद्यार्थियों, वो क्या है? जैसे रमेश, क्या आया? रमेश। तो रमेश का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है रमा धन ईश होता है। यहां पर गुण स्वर संधि काम कर रही है। कौन सी? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं क्या है दोनों में अंतर। संधि के बारे में क्या लिखा है? यह ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 2 ध्वनियों का मेल होता है, यानी कि ध्वनि कह सकते हैं या वर्ण स्तर की प्रक्रिया है। कौन सी में? संधि में। बल्कि समास शब्द स्तर की प्रक्रिया है, इसमें एक या एक से अधिक पदों का मेल होता है। 2 से अधिक पदों का इसमें क्या होता है विद्यार्थियों? मेल होता है। मतलब ये पद स्तर की या शब्द स्तर की प्रक्रिया समास में, और संधि में होता है वर्ण स्तर की प्रक्रिया, ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है। संधि के खंड करने की रीति को संधि विच्छेद कहते हैं। विद्यार्थी जो हमने खंड किया है इसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। बल्कि समास का जो खंड करते हैं उसकी रीति को समास विग्रह कहते हैं। इस वाले रूप को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। संधि में नियम ज्यादातर तत्सम शब्दों पर ही आधारित होते हैं, यानी कि संस्कृत वाले शब्द ज्यादा आते हैं, जबकि समास में तत्सम भी आ सकते हैं, तद्भव भी आ सकते हैं, और उर्दू यानी कि अन्य शब्द भी आ सकते हैं। संधि में देखिए, इसमें 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है विद्यार्थियों? परिवर्तन। और समास में 2 पदों के बीच के कारक चिन्ह, शब्द या शब्दांश हटाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण दिया हुआ विद्यार्थियों, पीतांबर। तो पीतांबर का संधि के अनुसार टुकड़े करोगे जब तो क्या होगा? पीत धन अंबर होगा। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है। और यहां जो पीतांबर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीत है जो अंबर, ये तो हो जाएगा क्रमधारीय समास के अनुसार विग्रह, क्रमधारीय समास के अनुसार। और पीत है जिसका अंबर, अगर इस टाइप से आपने इसका विग्रह किया है तो बहुव्रीहि समास के अनुसार इसका विग्रह हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं विद्यार्थियों। नोट, हिंदी में संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है, जबकि समास संस्कृत, हिंदी और उर्दू हर प्रकार के शब्दों के मध्य हो सकता है। बिल्कुल, समास प्राय सजातीय शब्दों का ही होता है। जैसे धर्मशाला तो ठीक है, लेकिन यदि जैसे धर्म के लिए जो शाला है उसके लिए शब्द यूज लेते हैं, वो कौन सा है? धर्मशाला। मजहबशाला कहे तो गलत हो जाता है। जैसे विद्यार्थियों, धर्म के लिए शाला, ये सामासिक विग्रह रूप है। इसका समास युक्त शब्द क्या बनेगा? धर्मशाला। लेकिन धर्मशाला को मजहबशाला भी कहते हैं, तो इसकी जगह पे हमें मजहबशाला शब्द यूज नहीं लेना। मजहबशाला अगर शब्द आपने प्रयोग ले लिया तो वो गलत हो जाता है। नोट, विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अभी एक उदाहरण लिखा आपके सामने, पीतांबर। कौन सा लिखा था विद्यार्थियों? पीतांबर। तो अभी हमने इसका विग्रह किया क्रमधारी के अनुसार, पीत है जो अंबर, ये विग्रह किया था, पीत है जो अंबर। तो विद्यार्थी, पीत है जो अंबर आपने विग्रह किया है, तो पीत की जगह पे ये मत करना पीला, और अंबर की जगह पर ये मत कर देना वस्त्र। मतलब विग्रह करते समय इसमें जो जैसा शब्द लिखा हुआ ना, पीत लिखा हुआ तो पीत ये लिखना है, अंबर लिखा हुआ तो अंबर। अंबर की जगह वस्त्र यूज नहीं लेना, और पीत की जगह पीला शब्द यूज नहीं लेना। यानी कि विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का ना के बराबर प्रयोग करना है। लेकिन प्रयोग, मैं तो कहता हूं प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए पर्यायवाची शब्द यूज हो रखा है वहां पर, तो फिर हमें उसको मानना पड़ता है। देखो विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास समासों का राजा है। जितने भी समास है उन सभी समासों में जो प्रधान समास है विद्यार्थियों,
वो कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। मुझे बताओ आप, समास के भेद कितने होते हैं? समास के प्रकार कितने होते हैं? तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 6, बताते हैं 6, और कुछ कहते हैं 4। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि समास के भेद कितने होते हैं, तो आपको समास के भेद बताने 6। कितने बताने विद्यार्थियों? 6 समास के भेद होते हैं। अब ये सर 6 कौन कौन से होते हैं? तो विद्यार्थियों 6 होते हैं। एक तो अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। एक तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। एक है विद्यार्थियों कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास है। एक है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और एक है द्वंद्व समास। और एक है विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ये 6 समास के भेद होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 6 बताने हैं आपको। लेकिन ये 4 कौन से होते हैं? तो विद्यार्थियों अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होता है? एक तो होता है विद्यार्थियों अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास होता है। और एक होता है विद्यार्थियों तत्पुरुष, तत्पुरुष होता है। ये नहीं होता, द्विगु नहीं होता और कर्मधारय नहीं होता। एक होता है विद्यार्थियों द्वंद्व समास और एक होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। तो अर्थ की प्रधानता के आधार पर ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन डायरेक्टली कोई पूछे कि समास के भेद कितने होते हैं, तो आपको विद्यार्थियों 6 बताने हैं। कितने बताने हैं? 6। और 6 कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे क्या लिखा हुआ है स्लाइड में देख लेते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 6, बिल्कुल लिखा हुआ है 6। अब सर हम कौन सा वाला 6 लिखे? विद्यार्थियों अगर हिंदी में आप अंकों वाला लिखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और 6 शुद्ध रूप से तो ये है, और अगर ये विकल्प में नहीं मिले तो ये हलंत वाला जो आता है ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हलंत है की बात ही प्रयुक्त होता है। तो 6 समास के भेद अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय समास होता है। विद्यार्थियों अव्ययीभाव समास जहां होता है वहां पहला पद प्रधान होता है। पहला पद की जगह पर आपको क्या मिल सकता है? पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। ओके। तत्पुरुष समास में विद्यार्थियों दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरा जो शब्द है उसकी जगह पर पद मिल सकता है, उत्तर पद मिल सकता है, द्वितीय पद मिल सकता है, अंतिम पद भी आपको मिल सकता है। द्वंद्व समास में विद्यार्थियों पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं उभय पद प्रधान होता है या दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। ठीक है। और द्विगु समास आगे हम पढ़ेंगे, और एक होता है कर्मधारय समास। इस प्रकार विद्यार्थियों ये 6 समास के भेद हो जाते हैं। आगे देखिएगा, जबकि पद या अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 बताए गए हैं। और 4 कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास, ये बताए गए हैं विद्यार्थी। ये सारा मैंने अभी बता दिया आपको। आगे देखते हैं समास से संबंधित सामान्य जानकारियां। समास से संबंधित सामान्य जानकारियां पढ़ने से पहले मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूं विद्यार्थियों। इस चार्ट को आप ढंग से बनाइएगा। चार्ट ये है कि समास के भेद, क्या बनाना है आपको? समास के भेद का एक चार्ट बनाना है। ठीक है। समास के भेद बता रहा हूं मैं अर्थ के आधार पर। के आधार पर बता रहा हूं? अर्थ के आधार पर ये भेद बता रहा हूं। इसके आधार पर विद्यार्थी 4 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के समास होते हैं। एक तो होता है अव्ययीभाव समास। कौन सा होता है? पूरा नहीं आएगा इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास के 2 उपभेद होते हैं, और 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अव्यय पूर्व पद, एक होता है नाम पूर्व पद। कौन सा? अव्यय पूर्व पद और नाम पूर्व पद होता है। एक विद्यार्थी जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास को हम 2 आधारों पर पढ़ते हैं। एक तो कारक के आधार पर पढ़ते हैं और एक कारक से भिन्न आधार पढ़ते हैं, यानी कि अन्य आधारों पर पढ़ते हैं। तो कारक के आधार पर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने कारक पढ़ा होगा तो उसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दो तो उसमें आ जाता है एक तो कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास आ जाता है विद्यार्थियों।
और एक आ जाता है करण तत्पुरुष समास। कौन सा आ जाता है? करण तत्पुरुष समास आ जाता है। एक आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, एक आता है अपादान तत्पुरुष समास, और एक आता है संबंध तत्पुरुष समास, एक आता है विद्यार्थियों अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 उपभेद होते हैं कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भी। इसके अलावा अन्य आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो अन्य आधार पर एक तो आता है कर्मधारीय। कौन सा आता है? कर्मधारीय आ जाता है। कर्मधारीय तत्पुरुष समास बोलते हैं इसको पूरा। एक होता है विद्यार्थियों द्विगु समास, वैसे तो कर्मधारय का उपभेद होता है। एक होता है विद्यार्थियों अलुक। कौन सा होता है? अलुक। एक होता है लुप्त पद। लुप्त पद बोलो या मध्यम पद बोलो, बात एक ही है। मध्यम पद लोपी, क्या बोलते हैं इसको? मध्यम पद लोपी भी बोलते हैं। तो कर्मधारय द्विगु अलुक। एक होता है विद्यार्थियों नए तत्पुरुष समास, और एक होता है उपपद तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष के अन्य आधार पर 6 उपभेद होते हैं, और 6 कौन कौन से हैं? कर्मधारय, द्विगु, अलुक, लुप्त पद, उपपद और नए तत्पुरुष समास होता है। और कारक के आधार पर भी 6 होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। यानी कि एक तो कर्ता को छोड़ दो, कर्ता कारक को, और एक संबोधन को छोड़ दो। अगर इन दोनों को आप छोड़ देते हैं तो जो भी बच गए वो सारे कारक के जो भेद होते हैं वो तत्पुरुष के कारक के आधार पर उपभेद बन जाते हैं। और विद्यार्थियों अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद, पूर्व पद, प्रथम पद, कोई सा नाम बोल सकते हैं। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है विद्यार्थियों? दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय भी मिल सकता है, पर भी मिल सकता है, अंतिम पद भी मिल सकता है, या उत्तर पद भी मिल सकता है। इसी प्रकार एक और समास का भेद है विद्यार्थियों, उसका नाम है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। एक तो होता है इतरेतर, दूसरा है विद्यार्थियों वैकल्पिक। कौन सा है? वैकल्पिक। और एक होता है समाहार। कौन सा होता है? समाहार। तो द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। द्वंद्व समास में विद्यार्थियों पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उभय पद प्रधान होता है। एक समास का भेद आता है विद्यार्थियों बहुव्रीहि समास। कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तो यहां तक हो गया था। देखिए समास से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां दे रखी है, इनको देख लेते हैं। सामासिक शब्दों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जैसे महत का विद्यार्थियों महा हो जाता है। क्या हो जाता है? महा हो जाता है। जैसे आपने शब्द देखे होंगे महादेव, महाराजा, इनमें सब में महत का महा हो गया। इसी प्रकार संज्ञा का न नहीं रहता, अर्थात न का लोप हो जाता है। जैसे राजवंश, योगिन राज, जैसे इसका होता है विद्यार्थियों योगी न धन राज, तो न का क्या हो जाता है विद्यार्थियों? लोप हो जाता है। शब्द के अंत में रात्रि का रात्र हो जाता है। जैसे विद्यार्थियों नव धन, जो रात्रि होता है, रात्रि की जगह पर हो जाता है रात्र, तो शब्द बनता है नवरात्र। अहन धन, रात्रि का क्या हो जाता है? अहोरात्र शब्द हो जाता है, तो रात्रि का रात्र हो गया यहाँ पर। इसके अलावा शब्द के अंत में राजन शब्द आता है, तो राजन का क्या हो जाता है? राज रह जाता है। जैसे धर्म राज है, महाराज है, तो राजन का क्या हो गया विद्यार्थियों? राज। सामासिक शब्द के अंत में अगर नाभि आ रहा है तो नाभि किस में बदल जाता है विद्यार्थियों? नाभ में हो जाता है। जैसे ये शब्द है विद्यार्थियों पदम धन नाभि, तो नाभि का विद्यार्थी हो जाता है नाभ। क्या हो जाता है? नाभ, पदम नाभ। इसी प्रकार समास के अंत में अक्षी है, तो अक्षी का या तो अक्ष हो जाता है, नहीं तो फिर हो जाता है अक्षी, दीर्घ मात्रा वाला हो जाता है। जैसे रुद्र धन अक्षी का क्या हो जाता है? रुद्राक्ष। मीन धन अक्षी का क्या हो जाता है? मीनाक्षी हो जाता है। पुंडरिक धन अक्षी, देखो विद्यार्थियों पुंडरिक धन अक्षी, तो इस अक्षी का क्या हो जाता है विद्यार्थियों? अक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्ष। इसलिए शब्द बन जाता है पुंडरीकाक्ष। क्या बन जाता है? पुंडरीकाक्ष। कमल के समान जो आंखें होती उसको पुंडरीकाक्ष बोलते हैं। विशाल लाक्षी, विशाल प्लस अक्षी, यानी कि बड़ी आंखें वाला है, उसको बोलते हैं। और क्या होता है विद्यार्थियों? अहन का अहन हो जाता है। देखो अहन में न के नीचे हलंत आ रहा है, और बाद में किस में आने लग जाता है? हलंत है के नीचे आने लग जाता है। जैसे
अगर हम लिखते हैं विद्यार्थियों पूर्व धन अहन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अहन। अहन का मतलब होता है दिन, पूर्व का मतलब पहला, तो दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं पूर्वाह्न। तो यहाँ जो हलंत है वो किस में आ गया? है में। बल्कि इसके जब खंड किए थे तो हलंत किसके नीचे आ रहा था? न के नीचे। इसी प्रकार शब्द होता है अपराहन, इसी प्रकार शब्द होता है सप्राहन, इसी प्रकार शब्द हो जाता है मध्याह्न। ठीक है। कु उपसर्ग स्वर से पहले कद हो जाता है, जैसे कदन, यानी कि बुरा जो अन्न होता है उसको कदन पोदन बोलते हैं। द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य आ या विसर्ग आ जाता है, जैसे मित्रा, वरुण, इंद्रावस्था, ये सब कुछ। तत्पुरुष समास के मध्य में भी आ जाता है, जैसे विश्वामित्र है, दीनानाथ है इत्यादि। प्रादि तत्पुरुष में स्त्रीलिंग द्योतक आ का लोप हो जाता है, निर्दय, अक्षय, निराश, निराशा की जगह निराश आ जाता है ना विद्यार्थियों, आ का लोप हो जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के समास हो सकते हैं और उनमें एक से अधिक समास के भेद भी हो सकते हैं। कभी कभी एक ही सामासिक पद में विद्यार्थियों एक से अधिक समास के भेद होते हैं। देखिए, जैसे गुरुजन सेवक का गुरुजन बना है तो ये कर्मधारी समास का उदाहरण है, लेकिन गुरुजन का सेवक है तो यहाँ पर विद्यार्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार महाराज पुत्र, तो महाराज में तो कर्मधारी समास है, महान है जो राजा, कर्मधारी समास, लेकिन महाराज पुत्र में तत्पुरुष समास है, क्योंकि महाराज का पुत्र बन रहा है वहां पे, इसलिए। इसी प्रकार पूर्व प्रथानुसार में कर्मधारी समास भी है और अव्ययभाव समास भी है, डिपेंड करता है विकल्प के ऊपर। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो समास के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो पढ़ ली है। अब जो समास के 6 भेद होते हैं सामान्यतः, वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही में अर्थ के आधार पे जो 4 होते हैं उनके कौन कौन से उपभेद है, इनको एक एक को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये समास टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला, आप थोड़ा धीरे रखिएगा। और आपने अगर इससे पहले के हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे उन वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में अगर आप समास पढ़ोगे तो समास का आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी विद्यार्थियों हमारी, उसमें हम एक एक समास को पढ़ेंगे और बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।